हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से चैप्टर नंबर फर्स्ट पे बात करने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे परावैद्युतांक के बारे में। ठीक है, तो परावैद्युतांक क्या होता है हम लोगों ने वहां पे देखा था। परावैद्युतांक के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी डिफाइन किया था। फार्मूला हम लोगों को मिला था K बराबर एफ नॉट अपॉन एफ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला और देखा था। सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को फार्मूला मिला था K बराबर एफ सेलन अपॉन एफ सेलन नॉट। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने देखा था जब दो आवेशों के बीच में हम किसी परावैद्युतांक को क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, रख देते हैं, तो वैद्युत बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो हम लोगों को जो फार्मूला मिला था वो फार्मूला कुछ इस तरह से था। एफ बराबर 1/4 पाई नॉट इंटू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन और स्क्वायर। अब हम लोग अगर बात करें सभी चीजों को, अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पे अपना हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1 कैपिटल के। अगर हम बात करें कैपिटल के तो परावैद्युतांक है। अगर परावैद्युतांक की वैल्यू बढ़ती है तो होता क्या है कि जो वैद्युत बल होता है वो कमजोर हो जाता है, अर्थात वैद्युत बल का मान घटने लगता है। अगर हम परावैद्युतांक के वैल्यू को क्या करें, घटा दें, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत बल का मान बढ़ जाएगा। और ये जो परावैद्युतांक है कुछ चीजों के लिए नियत होता है। अगर हम परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं, जो धातु के लिए परावैद्युत होता है उसका मान अनंत होता है धातुओं के लिए। बाकी पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है, एक से अधिक होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, परावैद्युतांक का मान कभी भी एक से कम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट में परावैद्युतांक के बारे में कुछ चीजें लिख सकते हैं। जैसे अगर नोट की बात करें, नोट के फर्स्ट पॉइंट में धातुओं के लिए धातुओं के लिए परावैद्युतांक, धातुओं के लिए परावैद्युतांक जो होता है वो होता है K बराबर इनफाइनाइट, अर्थात K का मान उस समय कितना होगा, अनंत होगा। अगर हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर की बात करें तो अन्य धातुओं के लिए, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान एक से अधिक होता है। अन्य पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, एक से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है अनंत हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कभी भी परावैद्युतांक का जो मान होता है वो एक से कम कभी होता नहीं है। हमेशा क्या होता है, एक से अधिक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के लेस देन 1, अर्थात के एक मतलब के का मान एक से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कहने का मतलब एक से हमेशा बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा, अर्थात एक के मान से छोटा नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आधार पे जो आगे बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, किस तरह से कहां पर हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें दो चीजें स्पष्ट करना होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले हमें जो चीजें स्पष्ट करने हैं वो ये है सदिश। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम लोग सदिश को देखेंगे। तो सदिश का मतलब ये है कि वहां पे जब हम लोग अध्यारोपण में किसी चीजों को जोड़ेंगे तो वो सदिश और अदिश के आधार पर जोड़ेंगे।
अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर सदिश की बात करें तो सदिश क्या होता है, दिशा के आधार पर जुड़ता है। अगर सदिश के पार्टिकल्स एक ही, यानी कहने का मतलब कण एक ही दिशा में गति करता है या एक ही दिशा में होता है और वो सदिश है तो वो जुड़ते हैं। अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो वो क्या करते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। जब हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे तो हम लोग अनेक आवेशों के कारण जो एक पॉइंट पे बल लगते हैं उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक निकाय है, इधर मान लेते हैं अपने पास कोई एक निकाय है जिस पर आवेश कौन सा है, Q है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, दूरी कौन सी है, R1। इस दूरी पर हमारे पास कोई आवेश Q1 है। यहां से मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, R2। तो यहां से इस पर आवेश कितना है, Q2 है। यहां पे मान लेते हैं आवेश क्या है, Q3। कितनी दूरी पर, R3 दूरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य को डॉटेड करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स के पास चलेंगे। तुम्हारा जो अंतिम होगा अगला वो हो जाएगा QN। और ये कितनी दूरी पर होंगे, मान लेते हैं RN दूरी पर। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O। अब जरा अगर ध्यान से देखें, वो एक निकाय है, वो क्या है, एक निकाय है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस निकाय के चारों तरफ बहुत सारे आवेश हैं और जितने जो भी आवेश यहाँ पे हैं उनका सेंटर क्या है, उनका सेंटर O है और सेंटर पर आवेश कौन सा है, Q है। तो जितने भी आवेश हैं ये किसकी तरफ है, Q की तरफ। ये सारे आवेश मिलकर के इस निकाय पर भी क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो इस Q1 के कारण जो Q पर अपना बल आरोपित होगा वो बल कौन सा होगा, F1। इधर F2, इधर F3 और इधर क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें तो यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसके किसी एक आवेश, ठीक है ना, तो उसके किसी एक आवेश से भिन्न भिन्न दूरियों पर जो आपके आवेश उपस्थित हैं, इन आवेशों के ऊपर इन आवेशों के द्वारा निकाय पर लगने वाला वैद्युत बल का सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से समझेंगे। तो O क्या है, एक निकाय है, O निकाय है, इससे कुछ दूरी पर आवेश Q1 Q2 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहता है, और सबकी दिशा क्या है, देखो सबकी दिशा ये केंद्र है और सब एक ही दिशा की तरफ आ रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट्स पे आ रहे हैं। जब ये सारे एक ही पॉइंट्स पे आ रहे हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। तो सदिश योग, यहाँ पे अदिश नहीं बोला गया, यहाँ पे इनका कौन सा योग बोला गया, सदिश योग बोला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बल हैं, तो इन बलों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जब इन बलों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात हमें क्या, उसको क्या बोलेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या होगा, यहाँ पे देखें, यदि कोई निकाय, यदि कोई निकाय अनेक अनेक आवेशों से मिलकर
बना है बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं अलग अलग सदिशों के बराबर होते हैं जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ये देखो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर हम लोग फार्मूले के आधार पर देखें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस डॉट डॉट कितना Fn। ये देखो सारे बल क्या हो गए, जुड़ करके एक हो गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या हम केवल इतना कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा, ठीक है ना। अब देखो अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद चित्र तो यही रहेगा, चित्र तो नहीं मिटने वाला है, बस हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेशन के आधार पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अनेक आवेशों द्वारा किसी निकाय पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे अनेक आवेशों द्वारा किसी निकाय पर आरोपित वैद्युत बल। क्या देखेंगे, अनेक आवेशों द्वारा किसी निकाय पर कार्यरत वैद्युत बल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अनेक आवेशों द्वारा किसी निकाय पर कार्यरत वैद्युत बल, देखो यहाँ बहुत सारे आवेश हैं, ये वो आपका क्या है, निकाय है, ठीक है ना। देखो निकाय पर भी आवेश है, तो यहाँ पे देखो दो आवेश बीच की दूरी बल, दो आवेश बीच की दूरी वैद्युत बल। तो कहने का मतलब है यहाँ एक वैद्युत बल ना हो करके बहुत सारे वैद्युत बल हैं। तो हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत इसलिए पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत लिख करके उसको जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो मन में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दिमाग में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि ये जुड़ कैसे गया। तो जुड़ेगा किसके आधार पे, ये जुड़ेगा तो वैद्युत बल के आधार पे जुड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
ये जो चित्र दिख रहा है, चित्र के आधार पर मानना सीखेंगे। जैसे पेपर में होता क्या है, निगमन आता है, तो हम लोग चित्र बना लेते हैं, चित्र के बनाने के बाद भूल जाते हैं लिखना क्या है। तो ये भूलने वाली चीज नहीं है बालकों, बस करना क्या है, जैसे आपने चित्र को बनाया उसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, उसको मानिए, और उस अगर आप मान लिए, बाकी की चीज आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे, आपका निगमन बहुत ही आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है फिजिक्स में सबसे आसान जो होता है वो निगमन ही होता है, जो परिभाषा से भी आसान होता है। अगर हमने चित्र बनाना सीख लिया और चित्र को रट लिया अच्छे से, तो हम लोग उसको मान करके अच्छे से निगमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे क्या बालकों, माना कोई निकाय ओ है जिस पर उपस्थित आवेश Q है, जिससे R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn दूरियों पर क्रमशः उपस्थित आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट क्या है, Qn है, तथा इन पर आरोपित वैद्युत बल F1, F2, F3 डॉट डॉट Fn है। देखो चित्र में हमें सब दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से, माना कोई निकाय O है जिस पर उपस्थित आवेश Q है, ठीक है, इस निकाय इसके दूरीय क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn पर उपस्थित आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है, जिनके ऊपर आरोपित या जिन पर आरोपित वैद्युत बल F1, F2, F3 डॉट डॉट Fn है। बस जो हम लोगों ने बोला, जो चित्र में है उसी को क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माना कोई निकाय वो है जिस पर उपस्थित आवेश Q है, उपस्थित आवेश Q है, जिनके जिनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है, तथा उपस्थित आवेश सॉरी तथा इन दूरियों पर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है, जिन पर आरोपित वैद्युत बल वैद्युत बल क्रमशः F1, F2, F3 डॉट डॉट Fn है। आपने जैसे चित्र को देखा, उसी चित्र के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, उसके लैंग्वेज को लिखा। अब इसके लैंग्वेज को लिखने के बाद अब इसका लैंग्वेज खत्म हो गया, ठीक है ना। अब लैंग्वेज खत्म हो गया तो अगला चरण हमारा क्या है, अगला चरण ये है कि जो चित्र में दिख रहा है वो लिखना शुरू करेंगे। अब दिख क्या रहा है, Q1 के कारण Q पर कौन सा बल लग रहा है, F1। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखेंगे,
आवेश आवेश Q1 के कारण आवेश Q1 के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल तो क्या हो जाएगा, Q1 के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल। तो ये देखो हमारे पास दो आवेश है, बीच की दूरी है, तो यहाँ पे फार्मूला कूलाम का हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला था, तो यहाँ पे लिख लेंगे F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के स्थान पे Q है, Q2 के स्थान पे Q1 है, और दूरी क्या है R1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला Q2 के कारण Q पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला क्या लिखेंगे, आवेश Q2 के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आवेश Q1 के स्थान में कौन सा है, Q2 के स्थान में कौन सा है Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे F1 कर लिया, F2 कर लिया, तो F3 भी ऐसे ही चलेगा, F4 भी ऐसे ही चलेगा, F5 भी ऐसे ही चलेगा। तो जब सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बार बार ना लिखते हुए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा देंगे, और डॉटेड लाइन दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है ना, तो लास्ट वाले पॉइंट पे हम लोग कौन सा, ये Fn वाले बल के पास चले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश Qn के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Fn बराबर Q1 Qn है, Q2 वही Q है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर। तो आगे का काम क्या है, अब तो देखो हम लोगों ने सारे बल को भी निकाल लिया, तो सब चीजें एक जगह पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जुड़ेंगी तो किस नियम के आधार पे जुड़ेंगी, तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से बात करें तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट कितना Fn, सबकी वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/F1 का मान कितना है 1/, इधर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसका Q2 अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 की बात करें Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर। तो बाल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन सा दिखाई दे रहा है,
ये बीच में स्पेस लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना, डॉटेड है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखें तो कुछ कॉमन सा दिखाई दे रहा है। वह कॉमन क्या है? वो कॉमन कुछ इस तरह से है, देखो 1/4 सब में हमें कॉमन दिख रहा है, देखो Q Q Q सब में कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। तो हम चित्र को मिटा दे रहे हैं, चित्र आप लोग बना लेना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F बराबर, चलिए 1/4 क्यू, तो कॉमन कर ले रहे हैं, Q/4πε0। अगर कॉमन करते हैं तो यहां क्या बचेगा, Q1/R1 का स्क्वायर, बगल में क्या होगा, इसी प्रकार से Q2/R2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके लास्ट में चले जाएंगे Qn/Rn का स्क्वायर। ये रहा अगला, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला हम लोगों को मिला, ठीक है। अब इस फार्मूला ये जो मिला है ये इसका बड़ा रूप है, ठीक है ना। फार्मूला क्या मिला हम लोगों को, F बराबर Q1Q/4πε0 ब्रैकेट में Q1/R1 का स्क्वायर, Q2/R2 का स्क्वायर, Q3/R3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट Qn/Rn का स्क्वायर। तो याद रहे जो निकाय पर अपना आवेश होता है उसको बाहर रखेंगे, उसके चारों तरफ जितने भी आवेश होंगे सभी आवेशों को क्या करेंगे, उसकी दूरी के साथ स्क्वायर करके आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब एक बल ना होकर के बहुत सारे बल लग रहे होंगे एक जगह तब, ठीक है ना। इसको हम लोग और छोटा लिख सकते हैं, अगर चाहे तो याद करके देखें तो हम लोग इसको और छोटा लिख सकते हैं। और इसका छोटा फॉर्म कौन सा है, इसका छोटा फॉर्म कुछ इस तरह से है। तो पहले हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे एक चीजें समझ लें, उसके बाद जो है इसको हम छोटे फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, हम मैथ में क्या करते हैं, चीजों को इस तरह से लिखते हैं, मान लेते हैं हमें 1 से लेकर के क्या करना है 100 तक के अंकों को जोड़ना है या लिखना है। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 और आगे धन 5 धन 6 इधर इस तरह से नहीं लिखते, यानी 100 तक नहीं लिखते। उसको क्या करते हैं, छोटा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके क्या करते हैं, ये लास्ट में 100 तक चले गए, इससे क्या है ये 100 तक जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो जुड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं समेशन, ठीक है ना। और समेशन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग समेशन बनाते कैसे हैं, तो होता क्या है, ये जुड़ रहा है तो ये देखो समेशन अर्थात सिग्मा बनाएंगे। अब ये सिग्मा बना तो अब बताओ कि कैसे लिखेंगे कि ये छोटे में यानी पता चल जाए ये 1 से लेकर के 100 तक जुड़ रहा है। तो समेशन तो हमें बता रहा है जुड़ना, वो कह रहा है कि जुड़ेगा, सिग्मा तो जुड़ने के बारे में बता रहा है अलग अलग, लेकिन कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कहां से प्रारंभ हुआ है, 1 से, कहां से हुआ है 1 से। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं आई बराबर कितना मान लेंगे 1। अच्छा बताओ ये जा कहां तक रहा है, लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ये जा कहां तक रहा है 100। तो ऊपर क्या लिखेंगे इसके 100 और यहाँ पे क्या लिख देंगे आई लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है I1 का मान 1 रखेंगे तो समेशन से क्या हो जाएगा आगे प्लस, फिर I2 का मान कितना रखेंगे 2, फिर समेशन से क्या हो जाएगा प्लस, फिर 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है ना। तो कहां तक 100 तक। उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले को देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसको भी छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे F बराबर Q/4πε0। ये देखो बात को जुड़ रहा है, तो जुड़ने को हम लोग क्या बनाएंगे सिग्मा बना लेंगे। ये देखो सिग्मा बन गया। अब ये देखें ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखें ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से। अच्छा जा कहां तक है लास्ट वाला पॉइंट n टर्म तक। तो यहां से I बराबर क्या लिखेंगे I बराबर 1 गए कहां तक n टर्म तक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां 1 1 है या 2 2 है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, आई कर देंगे। ये हो जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर। ये रहा इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। देखो एकदम उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने उसको समझा वैसे ही है। I1 का मान 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, फिर ठीक है आगे चलेंगे 2 रखेंगे तो समेशन कहता है प्लस, उसके बाद आप अगला मान रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, कहां तक जुड़ेगा, n टर्म तक। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में समझे। और कहने का मतलब ये है हम लोगों का अनेक आवेशों द्वारा किसी निकाय पर कार्यरत वैद्युत बल कंप्लीट हुआ। ये रहा उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन। बल को अब जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है कूलाम के नियम को सदिश रूप से किस तरह से सत्यापन करते हैं, ये सदिश को किस तरह से प्रदर्शित करता है, ये सदिश के नियमों को किस तरह से दिखाता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में